शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की खबर से, क्योंकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूल टीचर्स के पहनावे को लेकर बड़ा बयान दिया। दिलावर ने कहा कि कई शिक्षक शिक्षिकाएं पूरा शरीर दिखाकर स्कूल जाते हैं, इससे बच्चे और बच्चियों पर अच्छा संस्कार नहीं पड़ता। इन लोगों को सोचना चाहिए कि मैं शिक्षक हूं, हमें कैसा पहनावा पहनना चाहिए। कई टीचर झूमते हुए स्कूल जाते हैं, जो ऐसे कृत्य करते हैं वो शिक्षक नहीं बच्चों के दुश्मन है। मेरी पत्नी पूरा शरीर दिखा करके और स्कूल में जाती है तो हमारी बच्चियों पर बच्चों को उसका अच्छा संस्कार नहीं होता, यानी कुछ संस्कार बनता है। इसलिए उनको सोचना चाहिए कि मैं शिक्षिका हूं या मैं शिक्षक हूं, हमको कैसा पहनावा पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए। कई मैं शिक्षक बहनों और भाइयों को देखता हूं क्यों विमल गुटखा खा के जाते हैं, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गलत सा पड़ेगा। कई अध्यापक बिल्कुल ऐसे तंगे खाते खाते झूमते झामते स्कूल जाते हैं, बच्चे क्या सोचेंगे। दारू पीना अच्छा रहता है, मार साहब भी गुरुजी भी पी के आते हैं। जो इस प्रकार का कृत्य करता है जिससे कुसंस्कार मिलते हैं, वो शिक्षक नहीं, हमारे जो होनहार बालक बालिकाएं हैं उनके दुश्मन है, दुश्मन। उनको शिक्षक कहना पाप है। और वहीं इस बयान यानी कि शिक्षकों पर दिए बयान पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सफाई देते हुए कहा कि एक बच्चा 7 से 8 घंटे स्कूल में रहता है और बाकी समय घर पर रहता है। शिक्षकों को विद्यार्थियों के सामने खुद को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि वे अच्छे संस्कार प्राप्त कर सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का स्कूलों में शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू करने की कोई योजना नहीं है। सुनिए जरा। मैंने शब्द उपयोग नहीं किया, कम कपड़े पहन करते हैं, ऐसा लगता है जिसे अर्धनग्न है। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा अर्धनग्न आते हैं। मैं भाव ये कहना चाहता हूं कि अपन अच्छा पहन के आएंगे और सच बोलेंगे। मैं 3-4 बातें कही थी, मैं आपको पूरा सुना देता हूं। तो परिवार में भी रहता है और कुछ घंटे जैसे 7-8 घंटे वो विद्यालय में रहता है। तो माँ बाप को भी उनके सामने अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा और शिक्षकों को भी अपने आप को बच्चों के सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा ताकि वो संस्कार ले सके। कोई शिक्षक लेट आता है और वो कोई जब उनसे पूछता है तुम कितने बजे आए, तो कहा सही समय आओ। तो बच्चे तो देख रहे हैं, उनको लगता है कि झूठ बोलने से बचाव हो जाता है। ऐसे ही हमारी यदि दृष्टि ठीक नहीं तो बच्चे सब देखते हैं और बोलचाल ठीक नहीं, व्यवहार ठीक नहीं। यदि बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा करते हैं या फिर हमारा वस्त्र ठीक पहन के नहीं आते, कम पहन के आते हैं, जैसे ऐसा लगे कि जैसे आधे कपड़े पहने हुए हैं, आधा बदन दिख रहा है, तो उससे बच्चों पर संस्कार नहीं पड़ेंगे। अपने आप को संस्कार देने के लिए अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा। अभी हम इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन परंपरा है कि हम विद्यालयों में ऐसे कपड़े पहन के जाएं जिनसे ठीक लगते हों, बच्चों को कुसंस्कार न हो, इस प्रकार के, ताकि वो भी आने वाले जीवन में इसी प्रकार का व्यवहार करें। और अब बात जयपुर से खबर की, जहां पैलेस ऑन व्हील्स गांधीनगर स्टेशन पहुंची है और 5 देशों के 38 देशी विदेशी पर्यटक शाही ट्रेन के द्वारा पहुंचे हैं जयपुर। अमेरिका के 21 तो वहीं कनाडा के 6, भारत के 5, ब्रिटेन के 4 और ओमान के 2 पर्यटक पैलेस ऑन व्हील्स द्वारा राजस्थान भ्रमण पर है। आरटीडीसी विभाग के द्वारा गांधीनगर स्टेशन पर पर्यटकों के लिए भव्य स्वागत की तैयारियां की गई और उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। आप देखिए, राजस्थानी वेशभूषा में जहां पर लोग सजे धजे खड़े रहे, पर्यटकों का जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के साथ वहां पर मस्ती के साथ झूमते हुए पर्यटक नजर भी आए, उनके साथ नाच गाना भी करते हुए पर्यटक नजर आए। इस तरह की व्यवस्थाएं स्टेशन पर की गई। जब ये लोग सारे पर्यटक पहुंचे तो आरटीडीसी विभाग ने किस तरह से उनका स्वागत किया, उसकी एक तस्वीर देखिए।
और इधर अवैध खनन के मामलों में कार्रवाई को लेकर कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी में नाराजगी जताई है। रविंद्र गोस्वामी ने नाराजगी जताते हुए अवैध खनन पर रोकथाम के संबंध में गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में उन्होंने कहा कि अवैध खनन के प्रकरणों में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है, ये सवाल उन्होंने किया। साथ ही तौर पर यह भी कहा कि अवैध खनन के मामलों में एफआईआर दर्ज कर जहां अवैध खनन किया जा रहा है वहां कार्रवाई की जाए। आगे कहा कि बजरी के अवैध परिवहन के प्रकरण में ट्रक जब्त करने तक कार्रवाई सीमित ना हो, बल्कि जहां से अवैध खनन कर बजरी लाई जा रही है उसका भी पता लगाया जाए। अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए माइनिंग, पुलिस, परिवहन विभाग और उपखंड अधिकारी मिलकर प्रभावी कार्रवाई करें। और कोटा के एक ट्यूशन सेंटर के टॉयलेट में मोबाइल से लड़कियों के वीडियो बनाने का जो सनसनीखेज मामला सामने आया है, खबर के बाद हरकत में आई है पुलिस। उन्होंने ट्यूशन सेंटर के एक सफाई कर्मी को हिरासत में लिया। इस पूरे मामले में राज्य महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है और घटना को शर्मनाक बताया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। कोटा के ट्यूशन सेंटर में शर्मनाक हरकत, लड़कियों के वॉशरूम में सीक्रेट कैमरा, हिरासत में सफाई कर्मी, सवालों में ट्यूशन सेंटर। कोचिंग सिटी में छात्राओं के साथ कौन कर रहा है गंदी बात। एक ट्यूशन सेंटर के वॉशरूम में जिस तरीके से मोबाइल फोन को छिपाकर लड़कियों की वीडियो बनाई गई, उसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है। मामला खुला तो पुलिस प्रशासन भी हरकत में आया, जिसके बाद कैथनीपोल थाना पुलिस ने कोचिंग सेंटर के सफाई कर्मी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के मोबाइल फोन से कई आपत्तिजनक वीडियो मिलने की बात कही जा रही है, जिन्हें डिलीट कराने का दावा भी किया जा रहा है। एसपी डॉक्टर अमृता दुहन का कहना है, इस मामले में भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिला कोटा शहर के थाना कैथूनीपोल में हमें कल सूचना मिली थी एक निजी ट्यूशन सेंटर जहां पर 50-60 बच्चे पढ़ने आते हैं। वहां पर एक शौचालय में, एक वॉशरूम में वीडियो कैमरा इसका फोन का लगा के और रिकॉर्डिंग की जा रही थी महिलाओं की, बच्चियों की। तो उसको सूचना को मिलते ही तुरंत एसएचओ सीओ मौके पर पहुंचे और फोन को जब्त किया गया। जो फोन जिसका नाम है विकास पवार, जो वहां पर उस ट्यूशन सेंटर में पियोन का काम कर रहा था, उसको तुरंत डिटेन कर लिया गया और उनकी जो पीड़िता हैं उनकी कंप्लेंट पर एफआईआर सख्त धाराओं में आईटी एक्ट में दर्ज कर और अनुसंधान जारी है। इसमें हम ये भी देखेंगे कि क्या ये सिर्फ उस विकास की अकेली की ही गलती रही है, अपराध रहा है, या इसमें और किसी की भी मिलीभगत है। उसी अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कोचिंग सेंटर में हुए इस शर्मनाक वाकये पर राज्य महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया और घटना को शर्मनाक बताया। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज ने बताया कि इस मामले पर कोटा कमिश्नर से बातचीत के दौरान उन्होंने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। बच्चियों के जो बाथरूम के अंदर किसी ने मोबाइल फिट कर रखा था, तो किसी लड़की की नजर गई, जो कोचिंग में जो बच्चे आते हैं उनमें से किसी एक बच्ची की नजर उस पर गई। उन्होंने जाके कही, वो मोबाइल निकाला गया है। कमिश्नर साहब ने मुझे ये कहा है कि वो व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया, मोबाइल हाथ में लेके उसमें जो भी आपत्तिजनक बातें थी जो उन्होंने रिपोर्ट किया था सारा डिलीट किया गया है। तो मैंने उनको कहा है कि अगर यूरिन करने में भी परहेज करें बच्चियां, अगर कोई वॉशरूम को यूज करने में परहेज करें, अगर नहाने के लिए परहेज करें, तो मैंने कहा ये कैसी जिंदगी है। तो मैंने कहा गिरफ्तारी नहीं है उसकी, अच्छी तरह से उसको जो मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सकता है वो, और पुलिस जो कर सकता है उसके खिलाफ वो सब कुछ करें। लड़कियों के वॉशरूम में मोबाइल कैमरे से रिकॉर्डिंग कब से की जा रही थी ये साफ नहीं है। पुलिस फॉरेंसिक जांच की बात कर रही है ताकि ये पता चल सके कि मोबाइल रिकॉर्डिंग कब से की जा रही थी। साथ ही ये भी पता चल सके कि कोई वीडियो वायरल हुआ है या नहीं। अब सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि क्या सफाई कर्मी अकेले इस पूरे मामले में शामिल है या फिर वो किसी के इशारे पर ऐसा कर रहा था।
छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाने की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी इसी ट्यूशन सेंटर का सफाई कर्मचारी बताया जा रहा है। बड़ा सवाल कि आरोपी ने किसकी मिलीभगत से इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। बेखौफ होकर ट्यूशन सेंटर में आरोपी ऐसे गंदी करतूत को अंजाम दे रहा था। आरोपी ने कई छात्राओं के वीडियो सोशल मीडिया पर तो वायरल नहीं किया। इस वारदात को अंजाम देने वाले में किसी और की मिलीभगत तो नहीं है। इन तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच करने में जुटी हुई है। आरोपी से कड़ाई से पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। कोटा से न्यूज़ 18 हिंदुस्तान के लिए ओम प्रकाश मारू। और चलिए बड़ी खबर आपको इस बीच जयपुर से बताते चले। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल पिछले 10 दिनों से जारी है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आज RUHS के रेजिडेंट ने इलेक्टिव सर्विस बहिष्कार करने का ऐलान किया है, जबकि रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कल से संपूर्ण कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। तो आज इलेक्टिव बहिष्कार पे और कल से पूर्ण कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। संपूर्ण कार्य बहिष्कार होगा, यानी कि कोई भी काम नहीं करेगा। अल्टीमेटम एक तरह से दिया गया है रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से। और अब देखना है कि क्या जो मामले हैं, जो सवाल हैं, इनके जो डिमांड है, मांगे हैं, वो पूरी होती हैं कि नहीं होती हैं। एक तरफ से स्पष्टीकरण चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसे की तरफ से दिया जा चुका है कि हम काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हर बार ऐसी मांगे जो मानी नहीं जा सकती हैं, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के लिए जो मांगे हैं वो आपको अब दिखा रहे हैं। देखिए, जैसे बॉन्ड पॉलिसी में बदलाव किया जाए, एक ये मांग ये है। हालांकि इन सारी मांगों को लेकर पहले रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पे थे, जैसे कि सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स को HRA दिया जाए। 45 दिनों तक तब हड़ताल चला था। एक और डिमांड है, शेष मेडिकल ऑफिसर पदों की भर्ती निकाली जाए। 45 दिनों के बाद ये एग्रीमेंट्स पर कहीं ना कहीं समझौता हुआ था। जिन डिपार्टमेंट में PG होती है वहां JS या AS पद निकाले जाए। अकादमिक और गैर अकादमिक SR की तनख्वाह की कमियों को दूर किया जाए। ये तमाम डिमांड से वेतन वृद्धि, पदोन्नति PG पास आउट डॉक्टर्स की तरह हो। 45 दिनों के बाद इन्हीं सारी डिमांड पर सहमति बनी थी और तब उसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स अपने स्ट्राइक से उठे थे। लेकिन एक बार जो आपको हम मांगे बता रहे हैं उस पर सहमति ये लागू नहीं हुआ। एक बार फिर से इसलिए जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो लगातार हड़ताल पे हैं और इलेक्टिव बहिष्कार के बाद कल से पूर्ण बहिष्कार की बात कही है। कोटा में डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 263 तक पहुंच चुका है। कोचिंग स्टूडेंट्स को डेंगू से बचाव के लिए कोचिंग इलाके के हॉस्टल्स में लगातार लार्वा एक्टिविटीज की जा रही है। कोटा में इस साल अब तक 250 से अधिक हॉस्टल्स में लार्वा एक्टिविटीज की गई है, जिसमें से करीब 2 दर्जन हॉस्टल में लार्वा भी पाया गया। हालांकि कोटा में कार्ड से डेंगू के दर्जनों टेस्ट हो रहे हैं, उनमें से कई मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव भी आ रही है, लेकिन उन्हें पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जा रहा है। डेंगू के मामले में चिकित्सा विभाग एलाइजा टेस्ट से पॉजिटिव आए रोगी को ही आंकड़ों में शामिल कर रहा है। कोचिंग नगरी में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 250 से अधिक डेंगू पॉजिटिव मरीजों का अब तक मामला सामने आ चुका है। हालांकि चिकित्सा विभाग द्वारा डेंगू की रोकथाम के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन तमाम प्रयास फिलहाल नाकाम साबित हो रहे हैं और कोटा में डेंगू पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। शहर सहित ग्रामीण अंचल के सरकारी अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। कोटा से न्यूज़ 18 हिंदुस्तान के लिए ओम प्रकाश मारू। और करौली जिले के मांझी गांव में 3 दिन के अंदर दूसरी बार एक ही परिवार में सर्पदंश की घटना सामने आई। एक महिला समेत एक ही परिवार के 3 लोगों को डस लिया। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही इसी परिवार में सांप के काटने से पिता पुत्र की मौत हो गई थी। पूरी रिपोर्ट देखिए। मांझी गांव में सांप की दहशत, एक ही परिवार के 3 लोगों को डसा। 3 दिन के अंदर सर्पदंश की दूसरी घटना। मांझी गांव में एक ही परिवार को बार बार क्यों डस रहा है सांप? 3 दिन में
दूसरी बार एक ही परिवार के 3 लोगों को काट लिया। इससे 2 दिन पहले इसी परिवार में सांप के डसने से पिता पुत्र की मौत हो चुकी है। ऐसे में हर कोई हैरान है कि आखिर सांप एक ही परिवार के पीछे क्यों पड़ा है। तो मेरे को मालूम नहीं कितने बजे जब पापा के शर्ट में घुसा था, जब पता चला कि पापा चिल्लाए थे कि सांप सांप सांप, तो मेरे को पैर में दर्द होने लगा था। मैंने घर वालों को बताया, फिर घर वाले ने बोला सांप काट दिया। सांप ने दीपेंद्र, नगेंद्र, बाबू सिंह के अलावा पड़ोस की एक महिला को भी डसा है। सर्पदंश की घटना के बाद तीनों को करौली अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है और परिवार डर के साए में है। बच्चा है अपना दीपेंद्र सिंह, भतीजा है नगेंद्र सिंह। अब मेरे को ये 3:45 बजे के समथिंग जब मेरे अंदर घुसा है शरीर की, तो मुझको जानकारी हुई है और बच्चे को देखा तो बच्चे के जब निशान देखे काटे के बच्चे को काट लिया है। मेरे से जब मैंने निकाला तो उसके बाद में भतीजे नगेंद्र सिंह के चला गया। 2 दिन पहले इस परिवार में पुष्पेंद्र सिंह नाम के युवक और उसके 4 साल के बेटे की भी सांप के डसने से मौत हुई थी। ऐसे में अब परिवार बेहद परेशान है। पहले हमारे भतीजे की, पुष्पेंद्र की और उसके बच्चे की, दोनों की मौत हो गई है परसों की। अभी क्या स्थिति है गांव में? और भी सांप हैं या क्या स्थिति है? और एक महिला को भी खाया है सांप, अभी एक और निकला है सांप। बहुत कारण है कि एक ही घर में से 3-3, 4-4 और एक और अभी गांव में पता पड़ा है कि दूसरे परिवार में एक महिला को सर्प ने डस लिया है। इसीलिए अब ये सीजन में सर्प की जो घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और ये कुछ अपने अंधविश्वासों के कारण भी मौतें ज़्यादा हो जाती हैं। जो गोल्डन पीरियड होता है उसमें अपन मरीज को लेके नहीं आते हैं, झाड़ फूक और देवताओं के चक्कर में अपन जो गोल्डन पीरियड है उसको गंवा देते हैं। बहरहाल सभी का इलाज चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि अगर सर्पदंश की कोई घटना होती है तो झाड़ फूंक से बचें और पीड़ित को अस्पताल लेकर पहुंचे। करौली से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। और अब रुक कर लेते हैं अजमेर से खबर की तरफ, जहां पर किशनगढ़ में चोरी की वारदात निकलकर सामने आई और स्टोरी में स्नैचिंग, लूट और फायरिंग मारपीट जैसे मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। न सिर्फ चोरी बल्कि चेन स्नैचिंग की वारदात हुई, लूट जैसी वारदात हुई, फायरिंग जैसी, मारपीट जैसी मामले भी लगातार अजमेर में बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में बदमाशों ने मदनगंज थाना क्षेत्र में सूने मकान को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया और घर में रखे सोने चांदी के जेवर के साथ ही हजारों की नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार जब घर पहुंचा तो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए जांच शुरू कर दी। जिस घर में चोरी हुई है उसकी तस्वीरें उस घर की देखिए, कैसे सामान बिखरे हुए हैं। चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मैं बाहर गया हुआ था, घर पे आया, मेरे पास फोन आया मम्मी का कि घर कब पहुंचेगा। तो बोला पहुंचने वाला हूँ, बोला घर का लॉक खुला है। मेरे को लगा शायद पड़ोस वालों को चाबी लेके गए हैं, वो फ्रिज का भी काम में ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उन्होंने खोला, बोला नहीं, ताई जी ने ऐसा बोला कि दोनों लॉक खुले हैं और अंदर वाला भी गेट ऐसा खुला खुला सा लग रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, पहुँच रहा हूँ। मैं पहुँचा, मैंने बाहर का गेट खोला, अंदर आया। सबसे पहले अंदर आते ही मैं यहाँ देखा, यहाँ देखते ही मैं समझ गया घर में चोरी हुई है। जब सोने की रकम दी है, थोड़ा बहुत कैश था 30-40 हज़ार रुपये, बाकी सोने की रकम थी। मेन तो क्या क्या थे? शादी की सारी ज्वेलरी जो होती है, फिर भी चेन है, अंगूठियां हैं, हार है, पैरों में पायजेब है, मंगलसूत्र है। बाकी मम्मी को, वाइफ को पता। और बूंदी जिले में धार्मिक नगरी केशवराय पाटन में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत बन रहे बाईपास रोड का कार्य पूरा हो चुका है, जिसके बाद केशवराय जी और जैन अतिशय क्षेत्र आने वाले श्रद्धालु आसानी से आ जा सकेंगे। लंबे समय से इस बाईपास को तैयार करने की मांग होने की जा रही थी और बाईपास बनने के बाद कस्बे में लगने वाले जाम की समस्या से भी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री बजट घोषणा में राजराजेश्वर मंदिर तिराहे से चंबल नदी तक 1 किलोमीटर से ज्यादा किलोमीटर की ये पूरी घोषणा हुई थी, 1.3 किलोमीटर की, और इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। तो मुख्यमंत्री ने बजट की घोषणा की थी, उसके बाद से जो रोड की समस्या थी वो दूर हुई। जो जाम की समस्या थी, इस रोड के बनने के बाद से वो जाम की समस्या से निजात मिल पाएगा। श्रद्धालुओं को आने जाने वहां पर
जो लोग हैं, राहगीर हैं, उनको, तो श्रद्धालुओं की परेशानी अब दूर होगी। जाम की समस्या से उन्हें निजात मिलेगा। हर साल एक कार्तिक का मेला लगता है और एक बहुत बड़ा जैन मंदिर मुनीश्वर नाथ का यहाँ जैन मंदिर है, तो वहाँ भी पर डे कम से कम 500 श्रद्धालु रोज आते हैं, तो उनको आने जाने में बहुत कठिनाई होती थी। तो ये हमने जनहित में एक काम किया है कि हमने बाईपास को अलग से दे दिया ताकि आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो सीधे केशवराय मंदिर पे आ सके। और कोटा संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु जे.के. लोन अस्पताल में नवाचार के चलते अब मरीजों की जांच पर्ची बनवाने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। दरअसल अस्पताल प्रशासन ने अपने कंप्यूटर में सिस्टम को अपडेट करने के बाद 5 काउंटर पर बैठे कार्मिकों को जांच, भर्ती और ओपीडी सहित अन्य पर्ची बनवाने के लिए सभी काउंटर्स को निर्देश दे दिए गए हैं। तो सभी काउंटर्स पर कट रही है पर्ची। जो लंबी लंबी कतारें पर्ची कटवाने के लिए लगे रहते हैं, पर्ची बनवाने के लिए, अब उन समस्या से जो मरीज हैं और मरीज के जो तीमारदार हैं उनको जूझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी काउंटर्स पर पर्ची काटने के आदेश दे दिए गए हैं। ज़्यादा मौसमी बीमारियों के कारण बच्चों की भीड़, प्रसव में भी इजाफा हुआ है, तो इस हिसाब से काउंटरों पे बहुत भीड़ हो रही थी, जिसमें एडमिशन और आउटडोर और जांच की रसीद, सोनोग्राफी की रसीद, तो ये करते हुए ही कलेक्टर साहब ने कुछ निर्देश भी दिए थे कि आप भीड़ काउंटर पे कम करें। तो अब हमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया है, लेकिन आईटी वालों से हमने बात करी तो उन्होंने हमें कुछ व्यवस्थाएं बताई। उससे साथ ये डिसाइड किया कि हर काउंटर का व्यक्ति हर तरह की रसीद काटेगा। कोटा के दशहरा मेले में शरद पूर्णिमा की शाम इंडियन आइडल फेम पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल के नाम रही। विजय श्री रंगमंच पर आयोजित एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में दोनों की शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों को देशभक्ति के रंग में सराबोर कर डाला। चलिए